Hello friends, welcome to this video of RBI Assistant GA strategy in which our aim should be to score 40 out of 40 marks. So we know that 40 out of 40 is like idealistic score, but when you try to reach up to 40, then it's very much possible to score 37, 38 और 39 और इवन सम केस 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। तो आप अपना जो लक्ष्य है जो जितना ज़्यादा रखेंगे उतना हमारी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है उसके पास पहुंचने की। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। और आपको पता है आरबीआई असिस्टेंट का जो कट ऑफ था प्रीलिम्स का वो मतलब 95, 96 एंड 96 भी गया है आउट ऑफ 100। तो मतलब ऐसा मत समझो आपकी ये जो हम जो टारगेट कर रहे हैं कि आउट ऑफ मार्क्स लाने का वो इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, ठीक है, इसके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं। 2021 में बहुत चांसेस है आरबीआई असिस्टेंट होने की और एग्ज़ाम होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आपको ये पता है कि अभी को पैंडेमिक टाइम है, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि सर आप गारंटी ले सकते हैं क्या। तो देखो गारंटी कोई नहीं ले सकता आज के दिन, लेकिन अगर आप ऐसा सोच के चलोगे कि एग्ज़ाम आ सकता है और आप उसके लिए रेडी रहोगे तो आपके चांसेस है बढ़ जाएंगे। अदरवाइज़ फिर आप वेट करते ही रहिए नोटिफिकेशन के लिए, और नोटिफिकेशन आने के बाद फिर 40-50 दिन रहेंगे, फिर आपका फिर चालू हो जाएगा फिर अगले साल का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ये जो विशियस सर्कल कहता हूँ मैं उसको, विशियस साइकिल, इससे आपको बाहर निकालना है एंड आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए। तो अभी ये जो पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था आरबीआई असिस्टेंट का वो हुआ था 2019 नाम था उसका, 2019। लेकिन इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम है 2020 में कंप्लीट हुआ था। और इसके पहले वाला जो नोटिफिकेशन था 2017 में आया था। अभी 2020 तो चला गया है, अभी 2021 में काफ़ी हाई चांसेस है आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने के। तो और मैंने इसके बारे में काफ़ी वीडियो बनाया है और मैंने ये भी कहा है कि 900 से 1000 वैकेंसीज आने के चांसेस है, और मुझे ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी इंटरनल रिसोर्सेज से मिली है। तो अभी हमारा जो सब्जेक्ट है जीए जनरल अवेयरनेस वो होता है मेंस एग्ज़ाम में। और आरबीआई का जो पिछला जो मेंस हुआ था 22 नवंबर 2020 को हुआ था। प्रीलिम्स में जीए नहीं होता है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सिर्फ इंग्लिश है, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है एंड रीजनिंग एबिलिटी। और मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था यहाँ पर होता है एनए न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड यहाँ पर भी होता है एनए यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। बाकी सारे एग्ज़ाम में, मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में जी होता है क्यूए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पर है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि यहाँ पर मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं। तो कैलकुलेशन बेस्ड जो भी टॉपिक है वो हम बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी का जब लेक्चर लूँगा मैं स्ट्रेटेजी वाला, वहाँ पे हम कवर करेंगे। अभी हम देखने वाले हैं कि जीए क्या है ना। जीए में बस इतना दिया जाता है कि आपको एक टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसमें जीए के होंगे आपके 40 क्वेश्चन, उसके लिए आपको है 40 मार्क और आपको 25 मिनट्स में वो सॉल्व करना है। इतना ही दिया जाता है, इसका सिलेबस कहीं पर भी मेंशन नहीं होता है। तो हमें फिर पढ़ाई के लिए क्या डायरेक्शन मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। मैं से मान लो कि पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ है, जैसे उस एग्ज़ाम का नाम था 2019, एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, वो पेपर है। उसके पहले वाला 2017 का है, उसके पहले 2016 में हुआ था। अगर आप मेंस के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि कैसा प्रिपरेशन करना है। तो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बेसिस पे मैं फिर बताऊँगा आपको ये एरिया करना है, ये एरिया करना है, कौन सा एरिया छोड़ना है, कितना डीप में करना है, वो सारा हम यहाँ पर देखेंगे। तो अभी देखो ये है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, ठीक है, आपको पता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज रजिस्टर्ड अंडर पेमेंट बैंक एज अ पेमेंट बैंक अंडर विच शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट। तो अभी इसके लिए क्या है ना, एक न्यूज़ आया था जो आरबीआई का जो आपको पता है नोटिफिकेशंस आता है, वहाँ पर न्यूज़ आया था कि इंक्लूजन ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स लिमिटेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर किसी ने ये पढ़ा है तो वो आंसर दे सकता है। और अदरवाइज़ भी अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का जो हम बोलते हैं ना जो बैंक्स है का, उसको हम बोलते हैं कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उनका जो लिस्ट होता है वो जो शेड्यूल है वो सेकंड शेड्यूल कहलाता है। यानी कि जो बैंक्स को आरबीआई लाइसेंस देता है उसका जो लिस्ट है वो सेकंड शेड्यूल में मेंशन होता है। अगर मान लो आपने ये न्यूज़
नहीं भी पढ़ा होता तो कॉमन सेंस के अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप इसका आंसर बता सकते थे। यानी कि अब ये बताने का पर्पज़ ये है कि आपको क्या करना है, आरबीआई को जो वेबसाइट है वहाँ जो जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होती है वो आपको वहाँ पे जाके देखनी है, ठीक है। अदरवाइज़ मार्केट में काफ़ी सारे कैप्सूल्स है, वो भी देख लीजिए, लेकिन अगर आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाके पढ़ेंगे, रेगुलरली पढ़ेंगे, तो वो धीरे 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 नॉलेज बिल्ड होता रहता है। तो अचानक से कैप्सूल लेके बैठेंगे 400-500 पेजेस का अलग अलग, तो वहाँ से पढ़ लेंगे आप, लेकिन वो कितना रिटेन होगा आपको वो बताना मुश्किल है, ठीक है। तो अभी एक देखते हैं कि जैसे वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। तो ये इसका आंसर न्यू दिल्ली है। तो बताने का पर्पज़ है कि आपको क्या करना है, अभी जितनी सारी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे NCL मुझे पता है, नेशनल केमिकल लैबोरेटरी कहाँ पर है, पूना में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर, मुंबई में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है, बेंगलोर में। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, आप एक आउटराइटली लिस्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट अभी सबको पता है कहाँ पर है, पुणे में है, ठीक है। तो ऐसी जो अभी न्यूज़ में आती है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, वो फिर कहाँ है उसके रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये न्यूज़पेपर से भी मिलता है या फिर कहीं पे आपको रेडीमेड लिस्ट मिल गई, वहीं से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, इन विच सिटी इंडियन म्यूजियम इज़ लोकेटेड, ठीक है। द इंडियन म्यूजियम इज़ इन कोलकाता। तो ऐसा ही है कि क्या होता है कि आरबीआई के एग्ज़ाम में जो जीए कहते हैं ना, हम इसको जीए, जनरल अवेयरनेस, इसको आप डिवाइड सकते हैं करंट अफेयर्स प्लस जीके, जनरल नॉलेज, यानी कि इसको आप कहेंगे स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक जीके। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ये पढ़ सकते कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो करंट अफेयर्स के फॉर्म में है, एंड कुछ स्टैटिक जीके कहते हैं। अराउंड 10 to 12 मार्क्स जो आता है वो स्टैटिक जीके से आता है। ये आपको रेडीमेड कैप्सूल में मिलेगा, या फिर आप जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वहीं पर भी इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हो सकती है। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ मलाबार एक्सरसाइज कहाँ पर हुआ था? मलाबार एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में। तो इसमें ये क्या है ना, ये एक्सरसाइजेस होते हैं, ठीक है, हर साल एक्सरसाइजेस होते हैं। जैसे कुछ आपको कुछ एक्सरसाइजेस बे ऑफ बंगाल में होंगे, कुछ अरेबियन सी में होंगे, कुछ आपके इंडियन ओशन में नीचे के साइड में होंगे। तो ये आपको अगर पता है, मतलब आपने पढ़ा है, तो आपको वो याद रह सकता है। कि अदरवाइज़ थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा कि ये लोकेशन कहाँ हो सकता है। उस एंगल से ये बताने का पर्पज़ ये है कि आपको ऐसे टाइप के एक्सरसाइज भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आया था, इसलिए सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी है। अभी यह है कि हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द HDFC बैंक, ठीक है, जगदीशन। ये न्यूज़ क्योंकि काफ़ी आपको पता है कि आदित्य पुरी जी थे, वो काफ़ी साल उन्होंने HDFC बैंक को लीड किया, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया है, एंड देन इन्होंने जो है वो चार्ज ले लिया। तो इसका मतलब यह है कि वैसे तो आपको सब देखना पड़ेगा, लेकिन रिसेंटली जैसे देखिए कि अभी आई थिंक जगदीश खारा जी है, जिन्होंने दीपक खारा है ना वो, हाँ आई थिंक SBI के जो चेयरमैन है वो दिनेश खारा नाम है उनका। तो कभी कभी क्या है, जैसे मान लो अभी हमने पढ़ा है नाम, तो कभी हमें सरनेम याद रहता है, कभी नेम याद रहता है। तो मतलब उस तरीके से आपको जितने बार आप पढ़ेंगे, तो अब ये दिनेश खारा जी है, ये SBI के चेयरमैन करके इन्होंने चार्ज लिया है। पहले इसके पहले आई थिंक रजनीश कुमार थे। तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, तो सबके नाम तो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है, जैसे अभी SBI में, RBI में अभी कोई नए डिप्टी गवर्नर ज्वाइन किया है, अभी न्यू ED ज्वाइन की है। तो ऐसे जो न्यूज़ आते हैं, उस टाइप के न्यूज़ आपको थोड़ा सा बार बार पढ़ने से आपको वो याद रहेगा। अभी जैसे मैं आपको जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तो वो हमारे जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने वो क्वेश्चन लिए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और क्या है, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है सिंसियरली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो जो एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अवेलेबल है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर RP असिस्टेंट प्रीलिम्स के 2017 का पेपर दिखेगा, यहाँ पर 2019 का भी प्रीलिम्स का पेपर मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके ये टेस्ट दे सकते हो। ये तो क्या है, ये मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग है, तो यहाँ पर कोई डायनामिक पार्ट नहीं है कि जो चेंज होने वाला है। लेकिन जो मेंस का है पेपर, वहाँ पर ये मेंस के पेपर है, ठीक है, 2017 का, 2019 का। लेकिन यहाँ पर वो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको पढ़ाई में यूज़ नहीं होगा उसका, लेकिन आपको एक पैटर्न पता चल सकता है। और यहाँ पर बाकी जो एरिया है, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी है, उसके बाद इंग्लिश है, उसके बाद रीजनिंग है, देन
कंप्यूटर के क्वेश्चन है एंड फाइनली आपके जीए के क्वेश्चन। तो ये जो 4 एरिया है ये तो आपको डेफिनेटली यूज़फुल होने वाले हैं अगला जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर वेबसाइट पे जाके ये चारों के चारों पेपर आप एक थोड़ा सा स्टडी करके देख लीजिए कि आपको कितना आता है, कौन से एरिया पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी ये पता है आपको लास्ट ईयर यूएस का जो पॉलिटिक्स था, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन चल रहा था, तो उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आए। तो आपको पता है यूएस का जो सेनेट होता है, जिसको आप कह सकते हैं कि हमारा जैसे वो राज्यसभा जैसा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, उनके 50 स्टेट्स है और हर एक स्टेट से 2 मेंबर आते, तो इसलिए यहाँ पर जो सीनेट है वहाँ पर 100 मेंबर्स थे। तो आपको देखना पड़ेगा जैसे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, जैसे यूएस है, यूके है, उसके बाद चाइना में क्या हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहा है तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये बताने का पर्पज़ ये है कि आपको कितने लेवल तक देखना है। जैसे अभी आप देखेंगे तो इजराइल पैलेस्टाइन में काफ़ी टेंशन चल रहा है, तो या फिर अभी जो वैक्सीन्स है, अलग अलग वैक्सीन्स अलग अलग कंट्रीज़ निकाल रही, तो उसका नाम है कौन से कंट्रीज से, उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए मतलब हमें डिपेंड सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं रहना है, इंटरनेशनल लेवल की भी न्यूज़ हमें कवर करनी है। अभी इसको कहूँगा कि थोड़ा सा ये हम इसको कहेंगे ये कंसेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, इसका उन्होंने मिनिमम अमाउंट पूछा है, ठीक है। मिनिमम अमाउंट इतना है, मतलब इसको हम कंसेप्ट की भी नहीं कह सकते क्योंकि ये फैक्चुअल टाइप का इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि उसकी टेनर कितना होता है, मिनिमम अमाउंट कितना है, कितना रेज कर सकते हैं, कौन रेज कर सकता है। तो ये सारा आपको थोड़ा सा हम इसको कहेंगे कि इकोनॉमिक फाइनेंस एंगल से भी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एक तो आपको एक बाउंड्री पता होनी चाहिए कि कितना डीप जाना है, आपको कौन सा एरिया कवर करना है। अभी देखिए ये जो है काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, DLT यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका जो ब्लॉकचेन है, ठीक है, जो ब्लॉकचेन है उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने काफ़ी मतलब रिसेंट टेक्नोलॉजी पे भी क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो, जैसे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, ठीक है, अभी ये आपके पेमेंट सिस्टम्स है अलग अलग। तो बैंकिंग सिस्टम में जो रिसेंट ट्रेंड आ रहा है या रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। जैसे अभी ये ब्लॉकचेन पे आ गया यहाँ पे, तो अगले टाइम वो क्रिप्टो करेंसीज है उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। अभी ये है, इसको आप जैसे हम पढ़ाई करते हैं ना, गवर्नमेंट स्कीम्स है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है उसके अंडर ये जो स्कीम है ये RBI की स्कीम है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो इसके अंडर उन्होंने पूछा है कि ये जो अमाउंट है मैक्सिमम जो गोल्ड कितना आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट विल बी 1 ग्राम एंड द मैक्सिमम लिमिट फॉर इंडिविजुअल 4 kg है, HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी 4 kg है, एंड 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज़। तो ठीक है, देखो इन्होंने कितना डीप में पूछा है। तो RBI रिलेटेड 2-3 स्कीम्स है, गोल्ड मोनेटाइजेशन, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम वाली। तो उस टाइप की जो स्कीम्स है हमारी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड, वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। अब ये देखो ये है नेशनल पार्क रिलेटेड है। द नेम द नेशनल पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर एज ए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये पन्ना नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है। मुझे लगता है अभी अगला जो क्वेश्चन होगा वो ये देखो, कान्हा टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो ये एनवायरनमेंट रिलेटेड है, जैसे कोई डैम है, कोई बड़े ब्रिजेस बना है, टनल बना है, वो कहाँ पर है। तो ये देखिए ये बहुत वास्ट है, लेकिन अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो ये रेगुलरली न्यूज़पेपर में आता है। अदरवाइज़ एग्ज़ाम के पहले अगर कुछ 10-15 दिन पहले अगर आप ये काफ़ी इंटेंसिवली पढ़ते तो याद रहने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। लास्ट टाइम मैंने जो कहा था लोगों को कि क्या होता है ना, इसमें देखो ये थोड़ा सा एक डाइसी डिसीजन हो सकता है कि अगर मान लो आपको अभी एग्ज़ाम डिक्लेयर हो गई मान लो, तो उस टाइम पे मैं लोगों को कहता हूँ कि आप प्रीलिम्स मत पढ़िए, बाद में आप जीए कवर कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने ऐसे लोगों को कहा था, तो कुछ लोगों ने मुझे काउंटर क्वेश्चन किया कि सर 8-10 दिन में हम जीए कैसे कवर सकते। तो मैंने कहा कि अगर आप प्रीलिम्स ही पास नहीं करेंगे तो फिर जीए पढ़ने का क्या फ़ायदा। और वैसा ही हुआ, जो लोगों ने मुझे कहा था कि सर हम जीए पहले से ही पढ़ेंगे तो फिर वो प्रीलिम पास नहीं कर पाए। लेकिन अभी हमारे पास टाइम है, अवेलेबिलिटी है, तो आप पढ़िए। अदरवाइज़ जैसे ही एग्ज़ाम डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद सिर्फ प्रीलिम्स, वो प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, वही पढ़ना है। तो अभी क्या है, अभी हमारे
सामने नोटिफिकेशन का डेट नहीं है, एग्ज़ाम का डेट नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से रेगुलरली पढ़ना चालू रखिए। तो आपको फिर बाद में जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप डायरेक्टली क्वांट इंग्लिश रीजनिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया इसलिए मैं जीए का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अदरवाइज नोटिफिकेशन आने के बाद हमको प्योरली क्वांट इंग्लिश रीजनिंग पे ही फोकस करना है, क्योंकि प्रीलिम्स ही बहुत बड़ा हर्डल है। 90, 95, 96, 97 तक कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। तो ये है अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे वेबसाइट पे प्रीलिम्स के 2 साल के, मेंस के 2 साल के मॉक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अवेलेबल है। तो अभी ये जो मॉक टेस्ट है, तो यहाँ पर ये प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट काफ़ी सारे अवेलेबल है और ये सारे फ्री में अवेलेबल है। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट के सेक्शन में जाके ये सारी टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद मेंस के भी अवेलेबल है, आप ये भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको ये सारा कंटेंट जो है वो फ्री में मिलेगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉरेन बैंक। ठीक है, तो अभी ये IDFC नहीं है, बाकी सिटी बैंक फॉरेन है, HSBC है, DBS है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। तो यहाँ पर बस अगर किसी को DBS का फुल फॉर्म पता नहीं होता तो, और IDFC, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी था। लेकिन अगले टाइम पे फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, इसमें पेमेंट बैंक कौन सा है, या फिर इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कौन सी है, या फिर रीजनल रूरल बैंक कौन से स्टेट की कौन सी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पूरा हमारा जो बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हमें काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ेगा। अभी देखिए ये जो क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली ही कल परसों ही आई थिंक SBI ने उनका एनुअल जो क्वार्टरली रिपोर्ट है वो पब्लिश किया, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ। RBI ने भी नियर अबाउट 99,000 करोड़ यानी कि 1 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफ़र किया। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना, ये भी आने के चांसेस होते हैं। तो आप पूछेंगे कि सर फिर हमें कितने नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे मान लो RBI है, SBI है, उसके बाद LIC है। तो ये जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस है, इसका जो प्रॉफिट कितना हुआ है, या इसके बाद हमारा फॉरेक्स रिजर्व कितना है। तो ये आपको एक खुद से एक अंदाज़ा लेना पड़ेगा कि कौन सी जो फिगर्स है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, वैसे तो आप देखने जाओगे तो 20-25 बैंक्स है, तो हर एक का प्रॉफिट होते रहता है, किसी का लॉस होते रहता है, तो कितना याद रखेंगे। तो इसमें थोड़ा एक जजमेंट भी आपको आना चाहिए कि कौन सी टाइप की न्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है, किसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये टोटली मतलब यहाँ का कभी कभी ना लक भी काम कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है आपने मान लो 10 फिगर याद रखिए, उसमें से आया तो ठीक है, आपका लक अच्छा है। लेकिन आप जितना पढ़ोगे, एग्ज़ाम दोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो फिर आपको एक आइडिया आ सकता है कि किस टाइप का जो नंबर से हमें याद रखने हैं। अभी ये तो काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। थीम ऑफ द बजट 2020 का जो था वो ईज़ ऑफ लिविंग पे था। अगर आप देखेंगे 2021 का जो बजट हुआ उसमें जो आत्मनिर्भर भारत हमारा मेन एम था। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन RBI के एग्जाम में आते हैं, ग्रेड B वाले, लेकिन असिस्टेंट में भी यह क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए सिविल सर्विसेज डे है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो नियर अबाउट होते हैं 600 डेज। ठीक है, हमारे 365 है, और कहाँ कुछ डेट पे, पर्टिकुलर डेट पे 1, 2, 3 भी डेज होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जैसे मुझे याद है 1 जुलाई है, आप देखेंगे तो आई थिंक CA डे है, SBI डे है, उसके बाद डॉक्टर का भी दिन है, यानी कि एक दिन में 3 डेज है अलग अलग। तो इस तरीके से नियर अबाउट 600 डेज है। तो फिर स्टूडेंट पूछते कि सर इसको कैसे याद रखें। तो मेरे हिसाब से क्या है, मैक्सिमम 50 to 60 डेज है, इसको बार बार पढ़ना है। इसमें से आ गया तो ठीक है, अदरवाइज मान लो किसी ने याद रखा कि 600 पढ़ लिए बार बार, लेकिन क्या गारंटी है कि वो सारे के सारे याद रहेंगे। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग 600 एट दी मैक्स यू कैन रीड 100 डेज। ठीक है, 100 जो है, जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं। जैसे मैं जब लेक्चर लेता हूँ मेरे कोर्स में, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगते हैं जो 40-50 में कवर कर लेता हूँ। उस हिसाब से आपका भी एक जजमेंट हो सकता है, उस तरीके से करिए। अदरवाइज फिर क्या है, ये अगर आप पूरा का पूरा करना जाएंगे तो वो अनमैनेजेबल हो सकता है। अभी आप देखेंगे बुक्स है, ठीक है, अभी पैंडेमोनियम है, द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी, काफ़ी फेमस बुक है तमल बंदोपाध्याय जी का। इनके काफ़ी आर्टिकल्स अच्छे आते हैं, अगर आपको फॉलो करना है तो ट्विटर पे इनको फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे डेवलपमेंट ये देते हैं, क्या क्या चल रहा है इकोनॉमी में। तो बुक्स भी है, तो बुक्स के बारे में भी मैं ये कहता हूँ कि नियर अबाउट 20 to 30 बुक्स जो है आपको जो लगती है वो आप उसको याद रखिए। अदरवाइज़ वैसे लिस्ट वाइज देखेंगे तो कुछ जो इंस्टीट्यूशन है वो PDF प्रोवाइड करती है, वहाँ पे 300-400 बुक्स के नाम भी आ सकते हैं। लेकिन
आप देख लीजिए क्या क्या बुक्स चल रहे हैं, जैसे इम्पोर्टेंट रघुराम राजन जी है, या फिर उसके उर्जित पटेल थे, या अलग अलग जो हमारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है, इकोनॉमिस्ट है, उसके बाद पॉलिटिशियंस है, तो उनके बुक्स के नाम आप याद रख सकते हैं, 20 से 30 मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा एक कैलकुलेटिव, हम बोलते हैं ना, इसको रिस्क लेना पड़ेगा, गेस थोड़ा सा करना पड़ेगा कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट है और किसको आप छोड़ सकते हैं। अभी ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हम कहेंगे पॉलिटिक के साइड से आ गया कि हु अपॉइंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये प्रेसिडेंट है, तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल से है। अभी मुझे मेरा जो एक्सपेक्टेशन ये है कि अभी जो 5 स्टेट्स में जो असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए हैं, तो वो एग्ज़ाम में आ सकता है कि ये 5 स्टेट्स में हुआ है। एक आई थिंक उसको हम यूनियन टेरिटरी कहेंगे, पौंडीचेरी को, वो पकड़ के नियर अबाउट 5 जगह पे इलेक्शन हुआ है, तो वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेट में हुआ था या नहीं हुआ था, फिर वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, वहाँ के गवर्नर कौन है। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन है ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको भी, हम बोलते हैं, अंडरस्टैंड करते आना चाहिए, जजमेंट आपको आना चाहिए कि कौन से न्यूज़ को इंपॉर्टेंस देना है और किसको छोड़ना है। अब इस टाइप के भी जो क्वेश्चन है आप सबको पता है, आप पढ़ते भी है, और एवरी टाइम बैंक्स में आता है कि कोई एक रिपोर्ट है, जैसे मान लो द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020, तो ये कौन पब्लिश करता है, जैसे मान लो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स है, यहाँ पर भी आपको वही करना है, 20 से 30 रिपोर्ट लेना है, और पढ़ाई करते वक्त भी वैसे करना है कि IMF के कौन से है, वर्ल्ड बैंक के कौन से है, या ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर आप जो अगर रेगुलरली पढ़ने का आपको अगर हैबिट है, तो वहीं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसका जिक्र आता है, तो वहीं से भी आप याद रख सकते हो, या फिर एट दी जैसे एग्ज़ाम पास में आता है तो वहीं पे आपको एक कंसोलिडेटेड फाइल मिलेगी, वहीं से भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। तो यही है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए, मतलब ये पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन नहीं थे। अगर आपको 40 के 40 क्वेश्चन देखने तो आप वेबसाइट पे जाइए, अदरवाइज स्पोर्ट्स एरिया से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिल्म्स है उसके बाद, ठीक है, और काफ़ी सारे बुक्स से भी आए थे, बुक्स है उसके बाद आप देखेंगे नेचर रिलेटेड आता है। ठीक है, जैसे रिवर्स है, डैम्स है, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती है, अभी वैक्सीन चल रहा है तो कौन सी वैक्सीन कौन से कंपनी ने बनाया है, तो ये इसका जो एरिया है बहुत वास्ट एरिया है। इसके लिए आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो अच्छा है, अगर फिर बाद में अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको ये जो कैप्सूल्स है उस पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा जो आपको ये सजेशन ये है कि अभी से पढ़ना चालू रखिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको इमीडिएटली शिफ्ट करना पड़ेगा, या शिफ्ट करना होगा आपको क्वांट इंग्लिश रीजनिंग के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स ही मोस्ट डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कंपटीशन होता है और वो स्पीड टेस्ट है। तो इसके लिए प्रैक्टिस है, हमारे वेबसाइट पे जाइए, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, उसके बाद मॉक टेस्ट देखिए, और मैंने ये RBI असिस्टेंट का कोर्स भी हमारा जो वेबसाइट है उस पर लॉन्च किया है, अभी अगले वीक से ही वो लॉन्च होने वाला है, और कमेंट बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है। अगर आप में से कोई वो ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड स्टडी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।